हेलो स्टूडेंट्स, मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल एडुअर्बर पर स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए उनका विज्ञान का पाठ्यक्रम और उस विज्ञान में क्या हम पढ़ेंगे, किस इकाई के बारे में पढ़ेंगे, वो उस पर चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा पाठ्यक्रम क्या है। पाठ्यक्रम जो हमारा है वो NCERT की किताब पर आधारित है। ये यूपी बोर्ड है आपका। यूपी बोर्ड में NCERT की किताबें जो प्रिस्क्राइब की गई हैं उस पर आधारित ये पाठ्यक्रम है। विज्ञान विषय कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए इसमें 70 अंक की लिखित परीक्षा एवं 30 अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। 70 अंक का हमारा पेपर होगा और 30 अंक का ये प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट आपका होगा, जिसमें आपको उत्तीर्ण होने के लिए थियरी में 23 अंक 23 और प्रैक्टिकल में मिनिमम 10 अंक, कुल मिलाकर के 33 अंक पाना ये अनिवार्य है। ये आपका मिनिमम है और इस वीडियो को आप ढंग से पढ़ें, ढंग से देखें, नोट्स बनाएं और तैयारी करें और इसका 3 गुना 99 अंक तक 99% अंक तक प्राप्त करें। अधिक से अधिक उत्तीर्णांक सिर्फ ना पाएँ, अधिक से अधिक अंकों को अर्जित करने की चेष्टा रखें। इस तरह से अध्ययन करें। तो आइए देखते हैं कि कौन सी इकाई कितने अंकों का आना है, इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पहला है हमारा रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। ये 20 अंक का आएगा। यही आपकी पूरी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री का जो पार्ट है आपका वो पहली यूनिट है। रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, ये 20 अंक का है। तो 20 अंक का आपका हो गया केमिस्ट्री। फिर देखते हैं दूसरी यूनिट है जैव जगत, 20 नंबर का। और आपका 5वीं यूनिट जो है वो प्राकृतिक संसाधन, 5 नंबर का ये। तो 20 नंबर ये, 5 नंबर ये, 25 नंबर का आपका बायोलॉजी आता है जो आपकी सेकेंड यूनिट है और 5th यूनिट है। और जो हमारी फिजिक्स है वो हमारी तीसरी यूनिट प्राकृतिक घटनाएं, 12 अंक के, और विद्युत का प्रभाव, ये 13 अंक का, 25 अंक का आपका फिजिक्स आना है। तो सब मिला करके हम देखते हैं 25 फिजिक्स, 20 केमिस्ट्री और 25 बायोलॉजी। 70 नंबर का आपका थियरी होना है। और जो प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट तीनों पर आधारित है ये आपके 30 नंबर के हैं। कुल आपके 100 अंक के पाठ्यक्रम बनते हैं। अब आइए हम लोग इकाई 3 प्राकृतिक घटनाएं, ये आपका अध्याय 10 होगा। क्या है इसका नाम? प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स का आपका पार्ट होगा। फिजिक्स का ये पार्ट प्राकृतिक घटनाएं 12 नंबर का है। 12 नंबर का आपका लाइट से और 13 नंबर का आपका विद्युत से। ये आपके पाठ्यक्रम में फिजिक्स के निर्धारित है। तो हम सबसे पहले प्रकाश से संबंधित ऑप्टिक्स पार्ट को पढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि प्रकाश क्या है। हम देखते हैं कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता महसूस होती है। अगर आप अंधेरे कमरे में लाइट ऑफ कर दीजिए और बहुत अंधेरा है तो क्या आप सामान को आसानी के साथ ढूंढ लेते हैं, सामान को अपने पा जाते हैं? आप उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर एक माचिस की छोटी सी तीली जला दिए, एक मोमबत्ती जला दिए, तो वो आपके सभी अंधेरे को दूर कर देता है और तुरंत वो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगती हैं। तो इस प्रकार जो आपने प्रकाश उत्पन्न किया, चाहे वो आपने बल्ब जलाया, चाहे आपने मोमबत्ती जलाई, चाहे माचिस की तीली जलाई, तो वो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये कैसी ऊर्जा है? ये ऐसी ऊर्जा है जो हमारे आँखों के प्रति बहुत सेंसिटिव है। वो हमारी आँख पे जैसे ही पड़ी तुरंत वो वस्तुएं हमको दिखाई देने लगी जो आपके कमरे में थी। तुरंत हमको वो वस्तुएं सब दिखाई देने लगी। तो अगर हमारे पास आँख है लेकिन अगर प्रकाश नहीं है तब भी हम वस्तुओं को देख नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रकाश ये वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। तो हम लिख सकते हैं प्रकाश
एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आँखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। आप जानते हैं प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। सूर्य ही वस्तुओं को देखने में बहुत हमारी सहायता करती है, ये प्रमुख स्रोत माना जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि प्रकाश के गुण क्या क्या हैं। प्रकाश के बहुत से गुण हैं, कुछ गुणों को यहाँ दिखाया जा रहा है। फर्स्ट पॉइंट में आप देखिए, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये इसके रूप में चलता है। प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है और माध्यम में, पारदर्शी माध्यमों में भी चल सकता है। क्योंकि सूर्य से प्रकाश जैसे यहाँ आ रहा है तो ब्रह्मांड में बहुत ऊपर निर्वात भी है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ निर्वात है, उसमें से चल के आ रहा है। तो प्रकाश का ये गुण है, ये निर्वात में भी चल सकता है। और निर्वात में इसकी चाल ये सबसे अधिक होती है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे अधिक चाल ये निर्वात में होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम छाता लगा लेते हैं तो क्या जो धूप आती है वो हमारे ऊपर पड़ती है? पेड़ की छांव के नीचे हम बैठ जाते हैं तो क्या जो धूप आती है वो हमारे ऊपर पड़ती है? नहीं। छाया बनना इस बात को बताता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। तो प्रकाश ये सरल रेखा में चलती है। पांचवा पॉइंट है हमारा, जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा और चाल ये दोनों बदल जाती है। ये आपका अपवर्तन की घटना होगी, ये आगे हम डिटेल इसको पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना जान लेना है कि ये प्रकाश का एक गुण है, इसी गुण के कारण उसमें अपवर्तन की घटना होती है। जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो उसकी दिशा भी बदल जाती है और उसकी चाल भी बदल जाती है। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में नहीं गुजर सकता। जैसे अभी हमने कहा कि ये सरल रेखा में ही चलता है, तो कोई अपारदर्शी माध्यम आ गया तो छाया उत्पन्न करता है, तो इसका मतलब हुआ कि अपारदर्शी माध्यम में से ये आर पार नहीं हो सकता, नहीं गुजर सकता है। सातवां पॉइंट होगा, चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। आप देखिए जो दर्पण है, मिरर है या थाली है या अन्य चमकदार सतह, कभी कभार जहाँ बहुत ज़्यादा पेंट चमक वाला लगा हुआ है वहाँ से प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन होता है, तभी तो हमारी आंखों पे पड़ के चमक उत्पन्न करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। श्वेत प्रकाश 7 रंग का बना होता है। ये इसका क्रम भी यहाँ हमने दे दिया है। इसे हम लिख सकते हैं विवग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम बैनिय पिनाला भी कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रकाश के गुण हुए, प्रकाश के ये प्रमुख गुण हुए। अब प्रकाश के इन गुण के आधार पर ही हम वस्तुओं को देखते हैं। अभी हमने ये देखा कि वस्तुओं को देखने में ये सहायक होता है। तो आइए ये देखते हैं कि जो वस्तुएं हैं जो हमें दिखाई देती हैं, ये प्रकाश के परावर्तन के आधार पर ही हमको दिखाई देती हैं। जो वस्तुएं हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत या प्रकाश के आधार पर, प्रकाश के परावर्तन के आधार पर हमको दिखाई देती हैं। या तो वो सोर्स जैसे सूर्य हो, वहाँ से प्रकाश आ रहा है, विद्युत का बल्ब जल रहा है, मोमबत्ती जल रही है, तो वो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। और जिस पर ये प्रकाश पड़ करके परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ता है वो वस्तुएं हमको दिखाई देती हैं। तो इस तरह से वस्तुएं जो है हमको क्यों दिखाई देती हैं? ये प्रकाश के परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ने के कारण ही दिखाई देती हैं। तो इसके आधार पर हम वस्तुओं को 2 प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर 1 प्रदीप्त वस्तुएं,
प्रदीप्त वस्तुएं मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रही हों। हमने लिख दिया जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हों, जिनके अंदर स्वयं ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है, उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य है, बल्ब है, मोमबत्ती है, या इस तरह के अन्य स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, जिसके अंदर प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। जैसे आपका चंद्रमा भी है, चंद्रमा स्वतः प्रकाश नहीं उत्पन्न करता, यह सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो कुर्सी, मेज, अलमारी, इन सबको भी हम ले सकते हैं। ये सब क्या हैं? ये सब आपके अदीप्त वस्तुएं हैं या अप्रदीप्त वस्तुएं हम कह सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण, किरण हम किसे कहते हैं? किरण क्या है? किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी समांग माध्यम में, मान लेते हैं कि कोई भी, जैसे निर्वात ही कोई समांग माध्यम है, ये एक बिंदु हुआ, ये एक दूसरा बिंदु हुआ, यहाँ से प्रकाश इस दिशा में गई, इसका दिशा हुआ, यहाँ से इसकी तरफ गया, तो इसे हम इस तरह से तीर द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस सरल मार्ग से होकर जाती है, एक सरल मार्ग से ये होकर गई, इसको क्या कहते हैं हम? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब ये देखते हैं कि ये तो प्रकाश की किरण हो गई। एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज क्या हुआ? एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। एक तो फिगर भी हमने बनाया, यहाँ भी मैं अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे एक हुआ कि किसी बिंदु की ओर सभी प्रकाश की किरणें आ रही हैं, एक ऐसा हुआ, ये सभी प्रकाश की किरणें हैं, ये एक बिंदु की ओर आ रही हैं। या एक बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें ऐसे फैल रही हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं कि एक ही बिंदु से सभी प्रकाश की किरणें ये ऐसे फैल रही हैं। या एक तरह से और हम कह सकते हैं कि सभी किरणें ये बिल्कुल एक दूसरे के ऐसे समांतर हैं, ये कहीं मिल ही नहीं रही हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल समांतर ऐसे जा रही हैं। तो 3 तरह की ये प्रकाश की किरणें हुई। ये जो पहला है आपका, जहाँ ये एक बिंदु पर मिलते हैं, इसको हम कहते हैं अभिसारी। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्ज करना, एक बिंदु पर मिलना, इसको हम अभिसारी कहते हैं। दूसरा है अपसारी। अपसारी मतलब डाइवर्जेंट, ये यहाँ से सब फैल रहे हैं, मतलब फैलना, ये डाइवर्ज करना, ये कहलाता है अपसारी, या इसको हम डाइवर्जेंट कहते हैं। और यहाँ देखते हैं कि ये किसी बिंदु पर नहीं मिलेंगे, ये क्या कहलाता है? पैरेलल या समांतर। तो इस तरह से जो प्रकाश की किरणें होती हैं, ये पुंज जो बनाते हैं, ये 3 तरह के प्रकाश पुंज बनाते हैं। ये प्रकाश पुंज 3 तरह के हैं। आइए फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं इन्हें हम क्या क्या कहते हैं। ये अभिसारी, कन्वर्जेंट, जो हमने ये फिगर दिया, एक बिंदु पर ये मिलती हुई सब दिखाई गई हैं। दूसरा हुआ हमारा डाइवर्जेंट, अपसारी। अपसारी का मतलब एक बिंदु से फैलती हुई प्रकाश की किरणें, ये क्या हैं? डाइवर्जेंट हैं, अपसारी हैं। और अगर प्रकाश की किरणें एक दूसरे से बिल्कुल मिलती नहीं हैं, तो ऐसी प्रकाश की पुंज को हम क्या कहते हैं? पैरेलल, समांतर, या समांतर प्रकाश पुंज होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। प्रकाश का किसी चिकने, चमकदार या परावर्तक सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने, चमकदार या परावर्तक तल से टकराती है और टकरा करके
फिर उसी माध्यम में वापस लौटती है। तो इसको हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का जो परावर्तन होता है वो उस परावर्तक तल पर निर्भर करता है। परावर्तक तल क्या है? उस तल को जिससे टकरा करके प्रकाश वापस लौटा है उसको हम परावर्तक तल कहते हैं। उस तल को परावर्तक तल कहते हैं। अब जो ये परावर्तन होता है ये दो तरह से होता है। एक को हम कहते हैं नियमित परावर्तन और एक को कहते हैं अनियमित या विसरित परावर्तन। अब जैसे जब हमने कहा कि चिकने चमकदार है ना परावर्तक तल से टकरा करके वापस लौटता है, तो हम इसी का ज़्यादा अनुभव करते हैं, है ना। नियमित परावर्तन इसको कहते हैं। चिकने या पॉलिशदार पृष्ठ से जब परावर्तित होकर किरणें वापस लौटती हैं, परावर्तित होती हैं, तो इसको हम नियमित परावर्तन कहते हैं। लेकिन अनियमित परावर्तन का भी बड़ा महत्व है। ये विसरित परावर्तन भी कहलाते हैं। आपके खुरदुरे पृष्ठों से जो परावर्तन होता है, जैसे आपका दीवार हुआ, जैसे आपका कमरा हुआ, आप देखते हैं ना कि कमरे में सीधी रोशनी तो आ नहीं रही है, लेकिन एक दूसरे से टकरा करके जो विसरण हो रहा है प्रकाश का जो फैलाव हो रहा है, उसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। ये अनियमित परावर्तन के कारण आपके घर के सबसे अंदर के कमरे में भी प्रकाश कुछ ना कुछ पहुंच जाता है। आप जान जाते हैं कि यहाँ वहाँ रोशनी हो गई है, दिन निकल आया है। तो इस तरह से प्रकाश का ये परावर्तन होता है। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आपका सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू होता है। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन जो नियम है प्रकाश के परावर्तन का, वो दो है। पहला क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसको अभी हम पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपका दूसरा हो गया। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। आपको समझने के लिए ये फिगर दिया गया है, अलग से ये भी समझा दे रहे हैं। यहाँ भी आप समझ लीजिए, M1 M2 ये एक दर्पण दिया गया है। कैसा है? एक समतल दर्पण है। इसका ये परावर्तक पृष्ठ है और ये जैसे रेखा खींच करके दिखाया गया है, ये इसका पॉलिशदार पृष्ठ कर दिया गया है, मतलब इधर प्रकाश नहीं आ पाएगा। कोई भी आपतित किरण इस तरह से आ रही है, इस तल पर एक अभिलंब खींच दिया गया है, ये आपका अभिलंब है। ये जितने कोण पर आ रही है उतने कोण पर ये उसी माध्यम में देखिए वापस लौट गई। जो किरण इस दर्पण पर आपतित हो रही है, गिर रही है, आ रही है, उसको हम आपतित किरण कहते हैं। जो परावर्तित होकर के पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, इसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। और ये आपका 90 अंश का जो किसी समतल पर खींचा गया लंब होता है वो अभिलंब कहलाता है। समतल पर खींचा गया लंब अभिलंब होता है। किसी रेखा पर जो लंब खींचा जाता है वो लंब होता है, और जब किसी समतल पर हम लंब खींचते हैं तो अभिलंब कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। नॉर्मल और परपेंडिकुलर में ये अंतर है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरह से अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तित कोण कहते हैं या परावर्तन कोण कहते हैं। इसको हम R से प्रदर्शित करते हैं। तो यह परावर्तन का नियम है। आइए हम एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं। परावर्तन का नियम, परावर्तन का क्या नियम है ये देखते हैं। कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक समतल दर्पण है, इसका ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। समतल दर्पण पर एक कोई भी किरण ये आपतित हो रही है, इसको हम आपतित किरण कहेंगे। और इस समतल दर्पण पर जो 90 अंश की कोण बनाती हुई ये रेखा हमने कोई खींच दी, ये आपका अभिलंब हो गया और ये आपका परावर्तित किरण हो गया। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये आपका हो गया अभिलंब। क्या हो गया? अभिलंब हो गया। तो पहला नियम जो हमारा है वो क्या कहता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु मतलब जहाँ
आपतित किरण आके गिरी है, जिस इस समतल दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण आई है, यह आपतन बिंदु कहलाता है। तो इसी आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, क्या आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों किस तल में हैं? इसी समतल दर्पण के तल में है। समतल दर्पण पर जो ये आपका तल दिख रहा है, ये आपका तल, ये एक ही तल में होते हैं। ऐसा नहीं कि ये कहीं आगे हो गया, ये कहीं उधर हो गया, ये एक ही तल होगा, ये एक तल में होंगे। दूसरा है आपका आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को हम आपतन कोण कहते हैं, ये आई हुआ। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसे आर कहते हैं। तो दूसरा नियम हमारा क्या है? आपतन कोण, ये आई, परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण हमारा क्या हो गया? आर। तो एक परावर्तन के नियम को इस समतल दर्पण द्वारा किस तरह से व्यक्त किया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम को आप लोग जान लीजिए। दो नियम है, ये दोनों नियम याद होने चाहिए, इसका नोट्स बना लीजिए। अब हम समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने को आपको समझा रहे हैं। किस तरह से समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ये प्रदर्शित किया गया है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर, किसी समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। चलिए, ये एक समतल दर्पण है। इस समतल दर्पण के सामने यहाँ कोई भी बिंदु हमने ओ लिया। अब इसी नियम का पालन कराते हैं कि ओ बिंदु से कोई भी प्रकाश की किरण इस समतल दर्पण पर बिल्कुल अभिलंबवत आपतित हो रहा है। बिल्कुल कैसे अभिलंबवत आपतित हो रहा है? एकदम 90 अंश पर। तो आप नियम का अनुपालन कराइए कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। तो जब अभिलंब ही है, उसी दिशा में है, तो आपतित किरण और अभिलंब दोनों एक ही हो गया। तो आपतन कोण कितना हो गया? बिल्कुल सही, 0 अंश, 0 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री पर ये आपतित हुआ, तो परावर्तित भी उसी पर हो जाएगा। तो ये आपतित दिखाया गया और ये आपका परावर्तित दिखाया गया। तो आपतन कोण भी यहाँ 0 हुआ इसके लिए, और परावर्तन कोण भी 0 हो गया। चलिए, तो ये इसी दिशा में आया और इसी दिशा में वापस चला गया इस ओ बिंदु के कारण। अब मान लीजिए कि अगर अभिलंबवत नहीं है, किसी कोण पर यह आपतित हुआ, ये जैसे इस तरह से आपतित हुआ ओ बी डायरेक्शन में, ये तो ओ ए डायरेक्शन में आपतित हुआ था। अगर ओ बी डायरेक्शन में हम देखते हैं, तो ओ बी डायरेक्शन में अगर है तो बी बिंदु पर एक अभिलंब खींच दीजिए, ये बी एन आपका अभिलंब है। और जितने कोण से ये आपतित हुआ, मतलब ये आपका आपतन कोण बी एन अभिलंब के साथ ओ बी द्वारा बना कोण, ये आपतन कोण होगा। उतने ही कोण से ये इधर बी डी डायरेक्शन में परावर्तित हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। इस नियम का यहाँ पालन कराइए। अब ये किरण ऐसा मालूम हो रही है जैसे कहीं इधर से आ रही है, तो इसको डॉट से आगे बढ़ा दीजिए इधर। और ये जो अभिलंबवत वाली है, ये भी जैसे मालूम हो रही है कि वापस होकर के इधर से कहीं आई है, तो इसको भी इधर पीछे बढ़ा दीजिए। जिस बिंदु पर ये मिलते हैं वहाँ इस ओ का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब कभी भी हम डॉट से मिलाएंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा। आभासी प्रतिबिंब का मतलब हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आगे हम आपको और डिटेल भी बताते रहेंगे। तो ये प्रतिबिंब कैसा होगा? ये आभासी होगा। दर्पण में आप देखते हैं अपना चेहरा, तो जैसा आपका चेहरा है ऐसे ही दिखता है। ऐसा नहीं कि सर ऊपर से नीचे हो गया, उल्टा नहीं होता है। तो इसका मतलब सीधा होगा। हाँ, ये हम आपको बता सकते हैं कि इसके पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण में जो हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं, सीधा तो दिखाई देता है, लेकिन उसका पार्श्व बदल जाता है। मतलब आपका बाएं वाला दाएं दिखेगा, दाएं वाला बाएं दिखेगा, इसका पार्श्व बदल जाता है। वस्तु के आकार के बराबर होगा। जितना बड़ा आपका ऑब्जेक्ट होगा, ओ से लिखा गया, उतना ही बड़ा आपका इमेज होगा, उतना ही बड़ा आपका आई होगा। तो जितना ओ उतना ही आई, तो वस्तु के आकार के बराबर होगा। दर्पण के लंबवत ठीक पीछे होगा। इस दर्पण के बिल्कुल हमने देखा लंबवत होगा, ठीक पीछे होगा।
उतनी ही दूरी पर होगा जितनी दूरी पर क्या है, आपका वस्तु है। वस्तु यहाँ से जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे होगा। तो दर्पण के अभिलंबवत ठीक पीछे होगा, उतनी ही दूरी पर जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने है। इसमें कुछ हम महत्वपूर्ण चीज़ें जानते हैं। क्या है, हम जितने वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाते हैं, प्रतिबिंब दुगने वेग से दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाती है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा आपका। इस पर कंपटीशन के भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि एक दर्पण के सामने कोई भी व्यक्ति आ रहा है, यहाँ इससे दूर जा रहा है, तो जितने वेग से वो दर्पण के पास या दर्पण से दूर जाएगा, प्रतिबिंब क्या होगा, उसके दुगने वेग से उसके पास या उससे दूर जाएगा। व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण ये है। अगर कोई भी व्यक्ति ये 170 सेंटीमीटर का है, तो 170 सेंटीमीटर का आधा ही लंबाई अगर दर्पण है, तो पूरा का पूरा उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दिखाई देगा, पैर से लेकर के सर तक। तो इसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई ये व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आगे हम लोग फोकस दूरियों पर बात करेंगे, तो यहाँ हम ये भी बताना चाहेंगे कि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है, अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, अनंत होती है। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़ा है, उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। आप लोग इसके भी नोट्स बना लीजिए और इसको याद कर लीजिए। जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं इनको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। क्या है, प्रकाश क्या है, इसे आप भली भांति जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करती है। ये हमारे आँखों के प्रति सेंसिटिव है। प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। आप जानते हैं भी प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतित कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया। एक समतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी, तो जितनी लंबाई प्रतिबिंब की होती है, जितनी लंबाई वस्तु की होती है, उतनी ही लंबाई प्रतिबिंब की होती है, तो 4 सेंटीमीटर ही होगा। छठा है, एक व्यक्ति की लंबाई 170 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम कितनी ऊंचे समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हमने बताया कि आधा समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इस 170 का आधा, इसका मतलब 85 सेंटीमीटर अगर ऊंचाई का समतल दर्पण है, तो व्यक्ति का पूरा लंबाई 170 सेंटीमीटर आपको दिखाई देगा। एक बच्चा दर्पण के सामने खड़ा है। यदि बच्चे का प्रतिबिंब 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो बच्चे की समतल दर्पण से दूरी बताइए। ये थोड़ा सा समझिएगा। कैसे है कि एक बच्चा दर्पण के सामने खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब से 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, ये आपका दर्पण हो गया, ये दर्पण हो गया। दर्पण से ये बच्चा है आपका, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका बच्चा, और दर्पण के पीछे ये आपका इमेज यहाँ बन रहा है, ये आपका आई हो गया इमेज, ठीक है, ये आपका इसका इमेज बना, ये आई हो गया। सवाल आपका क्या कह रहा है कि एक बच्चा दर्पण के सामने खड़ा है, ये दर्पण के सामने बच्चा खड़ा है, यदि बच्चे का प्रतिबिंब, बच्चे का ये प्रतिबिंब है, ये 60 सेंटीमीटर दूर बनता है, तो यहाँ से ये इसकी दूरी कितनी है, कितनी हो गई ये 60 सेंटीमीटर। बच्चे से प्रतिबिंब की दूरी 60 सेंटीमीटर है, तो बच्चे की
समतल दर्पण से दूरी कितनी होगी, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो कितना कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। चाहे हम दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी पूछें तो 30 सेंटीमीटर, दर्पण से इस बच्चे की दूरी पूछें तो भी 30 सेंटीमीटर होगा, तो ये 30 सेंटीमीटर होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 8वां क्वेश्चन होगा। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रहा है। व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, तो प्रतिबिंब दूने वेग से आता है, इसका मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से वो आता हुआ प्रतीत होगा। इसके बाद हम लोग आगे के वीडियो में गोलीय दर्पण स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है गोलीय दर्पण, किस तरह से इसके अन्य प्रकार होते हैं, इस संबंधित अन्य परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, इस पे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये आप वीडियो देखिए, अपना नोट्स बनाइए और इसके प्रश्न उत्तर लिखिए, इसको याद करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।